मोबाइल की बेल ने चौंका दिया। वो थी, इतनी देर लगा दी, कहाँ हो? बस आता हूं। वो जल्दी से उठा, कपड़े झाड़े और तकरीबन भागता हुआ टैक्सी स्टैंड की तरफ लपका। वो मुंतजिर थी, कहाँ रह गए थे? हकीकत को जान रहा था। पता नहीं तुम किस हकीकत की बात कर रहे हो, लेकिन मेरी हकीकत यह है कि अगर तुम्हारी अम्मी के आने से पहले कोई रिश्ता आ गया तो अब्बू ने एक लम्हा भी देर नहीं करनी, फिर हकीकत की हकीकत को जानते रहना। देख लो, फिर ना कहना वो खुद उदास हो गई। यही तो सारा मसला है। मां कहां मानेगी? हर काम अपने वक्त पर ही होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम फैमिली चैनल के मेंबर्स और मेरे दीगर व्यूवर्स जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो जहाँ मुझे सुनते हैं, और नए आने वालों को खुशामदीद के साथ, दिल के अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, और मेरी हमेशा से ये दुआ रही है कि अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और तमाम आपकी शरई हाजात को जो हैं वो उनको पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कल का हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? बल्कि डेली प्रोग्राम में अगर आप कमेंट्स दे दिया करें तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप लोग सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं उसको। और साथ ही साथ ये है कि अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में इसको जोड़ दिया करें। तो इस तरीके से उनके भी मालूमात में मेरी तरह इजाफा हो जाएगा। जैसे मुझे मालूमात होती है, मैं आप तक मुंतकिल कर देता हूँ, आपको जो हो वो आप दूसरों तक फैलाएं। इस तरह ये सवाब जारिया जो है वो फैलता चला जाएगा, जो कि हमारे लिए आने वाले और आखिरी दिनों के अंदर और आखिरी दिनों के बाद हमारे लिए एक सवाब का बाइस बनेंगे। कल मैं गुजारिश मैंने आपसे की थी कि अनवर मकसूद, जो कि अनवर मफकूद हो चुके हैं, 1939 में पैदा हुए। अब 85 बरस से ज़्यादा इनकी एज इस वक्त हो चुकी है, और उम्र का तकाजा ये है कि इस वक्त कोई इनसे शिकायत करना भी वो फजूल है, और हिलाल इम्तियाज़ भी हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान ने इतनी इज्जत उनको दी है, और ये हिलाल इम्तियाज़ जो है इस्लामाबाद में मिलता है, या तो सदर मुमलिकत ही देते हैं या वज़ीर आज़म देते हैं, और ये उन हज़रात के लिए दिया जाता है कि जिन्होंने आवाम के लिए कुछ किया होता है। लेकिन अनवर मकसूद के साथ ही जो अब मेरे नज़दीक तो वो मफकूद हो चुके हैं, क्योंकि अब बूढ़े हो चुके हैं। अब उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह अल्लाह करें, अब सारी चीज़ों को छोड़ दें, तौबा करें अल्लाह ताला से। और उसके बाद जो है ना, हुकूमतों पे तनकीद ज़रूर होनी चाहिए, उनके कामों पे तनकीद होनी चाहिए, लेकिन मस्बत तनकीद। बिला वजह किसी का मजाक बनाना ये कोई मजाक नहीं कहलाता। मैं तो उनके सामने चिराग तले अंधेरे वाली बात है, लेकिन अब वो खुद अंधेरे में जा रहे हैं। तो कोई अगर उन्हें लाना भी चाहे रोशनी में, तो अब वो इसलिए नहीं आ सकते कि अब उनकी एज का तकाजा है। देखिए, मोइन अख्तर के साथ जब ये प्रोग्राम करते थे तो मोइन अख्तर जो है वो इनके साथ काम करके इनको भी समझाता था किस तरह बोलना है, वो खुद बोलता था। और मोइन अख्तर की क्या बात है, कभी आप उनके ऐसे जुमले नहीं सुनेंगे, मस्बत तनकीद उनके सुनेंगे। अनवर मसूद साहब को देखिए, कितनी अच्छी शायरी कर गए, बेगमात का मजाक उड़ा गए, भाइयों का, चरसियों का,
ये शराब पीने वालों का या किसी पागल खाने का कि भाई कोई फला बंदा पागल खाने चला गया, उसने ये कह दिया, इस तरीके से हल्के फुल्के मज़ा जो अदब के दायरे के अंदर हों। जो मर गए हैं वो बिल्कुल शहादत के उस पे हैं, मेरा उनको कहने का कोई भी बिल्कुल इरादा नहीं है, वो शहीद हैं। मैं तो जिंदों के लिए कहता हूँ। तो क्या मकसद है आपका? क्या आप जिंदों को भी मारना चाहते हैं, उन्हें भी डुबोना चाहते हैं कि शहीद उन्हें भी किया जाए? तो आप भी जिंदा है कि भी अपने बारे में भी फरमा दें, कोई मजाक कर दिया कर दें कि एक अरसा गुजर गया, 60 साल आपका एक्सपीरियंस इसके अंदर हो गया, तो 60 साल में आपने आखिर में आके ये क्या कर दिया? करोड़ हा साल तो इबादत इबलीस ने भी की थी अल्लाह ताला की, लेकिन कभी भी किसी की नकल नहीं उतारना चाहिए और किसी के बारे में सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अनवर मसूद को देख लें, बुशरा अंसारी देख लें, ज़मीर जाफरी मरहूम को देख लें, उनकी शायरी देख लें, क्या कुछ नहीं कहते थे वो, लेकिन कितने अच्छे पैराए के अंदर कहते थे। अदबी लोग थे वो, खानदानी अदबी लोग थे। और ये अनवर मकसूद हमीदी साहब, इनके बारे में तो अब मैं क्या आपसे अर्ज करूं। फिर उसके बाद अतर खान जेदी, देखिए कितने अच्छे लिखने वाले थे, कितनी अच्छी मज़ाह करते थे, कितनी अच्छी शायरी करते थे, कितने अच्छे ड्रामे उन्होंने लिखे। उसके बाद उमर शरीफ ने कितने लोगों के इंटरव्यूज किए, कितने अच्छे इंटरव्यू रहे उनके। उसके बाद शकील सिद्दीकी को देख लें, वो प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद लहरी को देख लें कि जो अपने डायलॉग खुद बोला करते थे और वो उसकी बात नहीं मानते थे प्रोड्यूसर की कि मैंने ऐसे बात करनी है, ऐसे बात करनी है। खालिद अब्बास डार को देख लें, बहुत ही दानिशवर टाइप के इंसान और बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छा मजाक करते थे। तारिक अजीज को देख लें, इसी तरीके से कमाल अहमद रिजवी, नाम की तरह कमाल थे, अलिफ नून जिन्होंने लिखा था अल्लन। फिर सरदार कमाल, क्या बात है इन लोगों की। तो बेशुमार ऐसे मज़ा वाले मिलेंगे, लेकिन सोबर। आपको इस वक्त ये क्या हो गया कि हुलिये बना के और लोगों के सामने खड़े होते हैं, वो आपको इज्जत देते हैं, आप उनकी इज्जतों को मजाक उड़ाते हैं। बहुत बुरी बात है ये। बहरहाल वक्त बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो मैंने आपको आज इंसुलिन और शुगर से पीछे छुड़ाने के लिए नुस्खा भी देना है। उससे पहले जो है मैं आपको अपना प्रोग्राम सुना दूं मुख्तसर सा ये भी कि सफ़ेद रीश मुबारक, हमारे पास तो न मुबारक है, न रीश निकाली न रखी। राशाज़ादा हाथ जो ऐसे से हिलते रहते हैं, उस राशाज़ादा हाथों में साल खोरदा लाठी, बरसों की एक लाठी हाथ में पकड़ी हुई है। कुछ कहने से पहले ही कुछ माफ करो बाबा कह देते, कुछ जल्दी से उसके दूसरे हाथ पर कुछ रख देते। वो हाथ झटकते हुए कहता, मैं मांगने वाला नहीं हूं बाबा, दास्तान गो हूं। पहले लोग अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने शहरों के किसी न किसी हिस्से में इंतजार किया करते थे, बाकायदा थल्ले बना रखे थे, थड़ियां बनी हुई थी, उस पर बैठते थे कि वो आएंगे, दास्तान अपने सुनाएंगे। और कोई ना कोई हर दास्तान में सबक होता था सबके लिए, वो सबक सुनाने के लिए उसे दास्तान को कहते हैं। तो दास्तान को हूं, कुछ सुनाना चाहता हूं। दास्तान सुनने का वक्त अब किसके पास है? कुछ ये समझे कि कोई फर्जी कहानी सुनाकर बूढ़ा लंबी फरमाइश करेगा। नेचर है इंसान की, अपनी अपने जहनियत है। वो कुछ जवाब दिए बगैर आगे निकल जाते। बूढ़ा मायूसी में इन्हें देखता, फिर कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन मैंने 2-4 बार उसे मुख्तलिफ चौराहों पर देखा। रुककर कुछ पूछते, झिझक सी आई, लोग जाने क्या कहेंगे। लोगों की परवाह होती है हमें किसी और की परवाह नहीं होती। लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो गुजर गए तो गुजर गए, उन्होंने क्या कहना है? आपका अंदर आपके बारे में क्या कह रहा है?
तो लोगों का क्या है, निचले तबके को तो किसी की कोई परवाह नहीं, ना कोई झिझक, और ऊपर वालों का हर काम फैशन बन जाता है। रह गए हम जैसे दरमियाने तबके वाले, तो हर काम की हुदूद हमारे लिए ही है। मैं उसे देखता ही रहता था। एक दिन न रह सका और उसके करीब चला गया। उसकी झुर्रियों भरे चेहरे पे बशाशत आ गई मेरे करीब जाते ही। आओ आओ, कहानी सुनाता हूं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और सामने फुटपाथ की तरफ ले गया, फिर इशारे से बैठने को कहा। झिझक तो बड़ी आई, लेकिन सोचा अब तो खुद ही दरवाजा खोला है तो अंदर भी जाना होगा, और अंदर भी जाना पड़ेगा। अब तो रुमाल से थोड़ी सी जगह साफ की, बूढ़ा दीवार से टेक लगाकर बैठ चुका था। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर मैंने पूछा कि तुम कौन हो? बोला वक्त, टाइम। अब मैं चौंका। वक्त? मगर वक्त तो कभी बूढ़ा नहीं होता। नहीं। वो हंसा। मैंने देखा वो नौजवान है, फिर देखा वो अधेड़ उम्र है, और फिर देखा तो साल खोरदा बूढ़ा, कमर झुकी हुई है, लाठी हाथ में। या मजहर लजाए, ये क्या तमाशा है? मैंने सोचा। मेरी कैफियत देखकर बूढ़ा हंसा, खूब हंसा और बोला, वक्त कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन सच्ची बात बताऊं, वो बूढ़ा ही है। मैंने सोचा शायद ठीक ही कहता है। वक्त की उम्र का तायुन कौन कर सकता है? बूढ़े ने जैसे मेरे ख्याल को पढ़ लिया था और बोला, उम्र तो वक्त का एक छोटा सा अक्स है, लम्हे भर की जिंदगी रखने वाला। खामोशी फिर पांव बिसार कर बैठ गई। पास से गुजरती गाड़ियां, बसें, मोटरसाइकिल, लोग आहिस्ता आहिस्ता मादूम होते गए, जाते गए, चलते गए, नजर आते गए, मादूम होते गए। बूढ़े ने दाएं हाथ से साल खोरदा लाठी को जरा सा हिलाया। बोला, कहानी सुनना चाहते हो? मैं चुप रहा। तो तुम खुद कहानियां लिखते हो? बूढ़ा मुस्कुराया। तो ये मेरे बारे में सब कुछ जानता है? फिर भी पूछा कि तुम्हें क्या मालूम? बूढ़ा हंसा। वक्त से कौन सी शय छुपी है? आप वक्त को पहचाने, अपने आप को पहचाने, वक्त आपकी औकात को बता देगा। इसीलिए कहते हैं कि भाई औकात में रह के बात करो। लेकिन किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि जो इधर सोचे, और यही सोचने की चीजें हैं। तो वक्त से कौन सी शय छुपी है? लम्हा भर चुप रहा, फिर कहने लगा, तो तुम खुद एक कहानी हो। मैंने इस्तफसार से उसकी तरफ देखा। कहानी का कोई ठोस वजूद तो नहीं है ना? तो मैं नहीं हूं? मैंने अपने वजूद पर हाथ फेरा। हो भी और नहीं भी, लेकिन मैं हूं, और मेरी कहानी भी वजूद रखती है। मैंने सोचा अजल से अबद तक इसने मुझे पढ़ लिया। अजल से पहले भी, अबद के बाद भी, और दरमियान में क्या है? कूजागर का मशगला। कूजागर कौन से होते हैं? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कूजे बनाते हैं। कूजागर का मशगला। उसने पूछा, गड़बड़ कहां है? चाक में या मिट्टी में? सोचा मिट्टी तो मैं हूं, मिट्टी से बना हूं, और मिट्टी में मिट्टी हो जाऊंगा। यह भी खूब तमाशा है। हंसी आ गई। कूजागर अपना शौक पूरा कर रहा है, और मैं
समझते जाइएगा तो मजा आएगा सुनने में। तो लो अब कहानी सुनो। बूढ़े दास्तान गो ने, जो खुद को वक्त कह रहा था, खनकार कर गला साफ किया पहले उसने। मैंने इसे टोक दिया कि कहानी को छोड़ो, ये बताओ अगर तुम वक्त हो तो वो क्या है? बूढ़ा मुस्कुराया, वो कूजागर है। वक्त कूजागर है, वही कूजा, वही चाक, वही मिट्टी। मैं तो इसकी एक सिफत हूं। कि जैसे एक शागिर्द है, हम उसे कहें कि बहुत क्लेवर है, जीनियस है, तो जीनियस और क्लेवर जो है वो इसकी सिफत है। तो मिट्टी तो इसकी एक सिफत में है। तो फिर खेल खत्म हुआ, मैंने कहा, और इन्वर्टेड कामा के साथ, कि ये मेरी मैं कुछ भी नहीं। बूढ़े ने इस बात में सर हिलाया। तो फिर मैं खत्म हुआ, इसका कोई किरदार ही नहीं। अब इसे वो कह लें कि वही असबाब है और वही मुसब्बिबुल असबाब है। अगर मेरी में मैं नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो बूढ़े दास्तान गो ने उससे कहा, कहानी यूं है। फिर उसने अपना गला खनकार कर साफ किया। जब कुछ नहीं था तो धुंधलका था, वो अपनी कुव्वत की सरशारी और अपने होने के एहसास में मगन था। फिर जाने क्या ख्याल आया कि इसने धुंधलके में रोशनी पैदा की। रोशनी से रफ्तार और रफ्तार से मैंने जन्म लिया। वो चंद लम्हे चुप रहा और बोला, मैं फयकुन के लम्हे से मौजूद हूं। बूढ़ा भी और जवान भी उस वक्त तक जब ये सारा बिखेड़ा समेटा जाएगा। मोबाइल की बेल ने चौंका दिया। वो थी, इतनी देर लगा दी, कहां हो? बस आता हूं। वो जल्दी से उठा, कपड़े झाड़े और तकरीबन भागता हुआ टैक्सी स्टैंड की तरफ लपका। वो मुंतजिर थी, कहां रह गए थे? हकीकत को जान रहा था। पता नहीं तुम किस हकीकत की बात कर रहे हो, लेकिन मेरी हकीकत यह है कि अगर तुम्हारी अम्मी के आने से पहले कोई रिश्ता आ गया तो अब्बू ने एक लम्हा भी देर नहीं करनी, फिर हकीकत की हकीकत को जानते रहना। देख लो, फिर ना कहना वो खुद उदास हो गई। यही तो सारा मसला है। मां कहां मानेगी? हर काम अपने वक्त पर ही होता है, उसने शायद खुद से कहा। फिर वही वक्त वो झुंझला गया। ये वक्त आखिर है क्या शय जिसके दायरे में हम सब हैं? वक्त का पहिया चलता जाए, रोके से रुकना ना पाए। रुक जाए ये सारा आलम, वक्त अगर रुक जाए। जिसके दायरे में हम सब हैं। बूढ़े दास्तान गो की आवाज कहीं दूर से आती सुनाई दी उसे। वक्त पर किसी का अख्तियार नहीं, शायद खुद वक्त का भी नहीं। मां मानेगी नहीं और उसका बाप, जो रिश्ता भी आ गया, उसे कबूल कर लेगा। सारे दरवाजे बंद हैं। वो देर से एक एक दरवाजे पे दस्तकें देता रहा, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता। बस एक वक्त है जिसका कोई दरवाजा नहीं। एक तरफ से दाखिल हुआ, दूसरी तरफ से निकल जाए। यही तो परेशानी है, और ये परेशानी कभी दूर नहीं हो सकती। कहानी चल रही है, वक्त का पहिया चल रहा है। सफेद रीश राशा ज़दा हाथ में साल खोरदा लाठी लिए वक्त के फुटपाथ पर कहानी सुनाने का शौक लिए मुंतजिर है। तवज्जो से सुनिएगा। फुटपाथ पर पहले मैं था,
اب وہ ہو گیا ہے، کہانی سننا چاہتا ہے لیکن درمیان میں وہ اپنی غلافی آنکھوں میں اور دل موہ لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ موجود ہے، اور اس کی اپنی کہانی ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ دل میں جو خود بدھ ہو رہی تھی وہ اپنی جگہ ہے، بس وقت کے سٹیج پر مختلف لمحوں میں منظر بدلتے رہے، سو کہانی ابھی چل رہی ہے۔ کیسا لگا آپ کو؟ جلدی سے میں آپ کو بتا دوں، شوگر کا علاج جو ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ سیاہ جو لے لیں 50 گرام اور گری بادام آدھا کلو، دونوں اجزاء کو کوٹ کے پیس لیں اچھی طریقے سے، صفوف بنا لیں اس کو بالکل الگ الگ پیسیے گا، بادام کو الگ اور کالے جو کو الگ، پھر انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیجیے گا۔ صبح کو 1 چائے کا چمچہ والا پانی کے ہمراہ کھائیں۔ انشاءاللہ شوگر کے مریض انسولین لگوا کر جو تھک چکے ہیں وہ یہ ٹوٹکا آزمائیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ آپ نے اگر کچھ اس سلسلے میں پوچھنا ہے کسی اور بیماری کے بارے میں، بہت زیادہ تکالیف ہیں لوگوں کو، بواسیر کی تکالیف ہیں، لیکوریا ہے، پلپیٹیشن بڑھ جاتی ہے، اور انسان کا جسم ہے اس کے اندر پرزے ہیں، کوئی بھی پرزہ کسی وقت خراب ہو سکتا ہے، ہم میں سے سب انسان ہیں، آج ہیں کل نہیں ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ پوچھ سکتے ہیں، میں اپنا نمبر اس پہ لکھ دوں گا، آپ چاہیں تو واٹس ایپ پہ مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ شام کے لیے، ایران کے لیے، مصر کے لیے، اردن کے لیے، یونان کے لیے، عراق کے لیے، یمن کے لیے، فلسطین، لبنان کے لیے اور ان خاموش مردوں کے لیے بھی دعا کریں کہ جو جاگ رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قوت دے، اور جو مردہ ہو چکے ہیں ان میں روح پھونک دے کہ وہ ممالک زندہ ہو جائیں۔ ہمیشہ سے یہود و نصارہ جو ہے وہ کامیابی کی منازل طے کرتے کرتے جا رہے ہیں، اور ہم غلام سے غلام تر بنتے جا رہے ہیں۔ ہم گھر کے اندر ایک نہیں ہیں، ہم گھر میں کئی ساری پارٹیاں ہیں، مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، 3 بھائی ہیں، تینوں مختلف مذہب کے ہیں، 3 بھائی ہیں، 3 بھائیوں میں اختلاف ہے، مختلف پارٹیوں سے ہیں۔ یہ اختلاف کس نے پھیلا دیا؟ عبید اللہ سندھی کا، میں آپ کو یہ آخر میں جاتے جاتے بتا دوں، عبید اللہ سندھی صاحب بہت بڑے دانشور تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ سمندر کی گہری تہہ میں اگر 2 مچھلیاں آپس میں لڑ رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ سامراج نے اپنا کام وہاں دکھا دیا۔ ہمیں کب عقل آئے گی؟ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور پروردگار عالم آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں سے بچائے، اور آپ کے بچوں کو نیک اور دین و دنیا کی دولت سے نوازے۔ اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔